अभी तक हम सभी ने फिजिक्स सवाल देखा था, केमिस्ट्री का देखा था, बायोलॉजी का सवाल कुछ देखे थे, दो विकल्पी प्रश्न हो गए थे। अब आपका जो है वर्णात्मक प्रश्न आ गया है पार्ट बी का। पार्ट बी का क्वेश्चन है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पार्ट बी यानी खंड वर्णात्मक प्रश्न है, खंड ब का। दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पी क्यू आर तीन व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस के नाम लिखिए। यदि पी केवल निकट वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। दूसरा, क्यू केवल दूर वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। तीसरा, आर न तो दूर की वस्तु देख पाता है और न ही निकट की वस्तु को देख पाता है। अब यहाँ पे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहले ये ध्यान देना है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब आँखों की स्पंदन क्षमता क्षीण हो जाती है, जब आँखों की स्पंदन क्षमता क्षीण हो जाती है तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जो वस्तु होती है हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस स्थिति में वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना से आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित दोष होते हैं, दृष्टि दोष होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष। दूसरा, दूर दृष्टि दोष। तीसरा, जरा दृष्टि दोष। चौथा, अबिंदुकता। पांचवा, वर्णांधता। तो हम लोग यहाँ पे पी केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। निकट वस्तु को अगर देखने का मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है। इसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अगला कह रहा है कि दूर दृष्टि का मतलब इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, पास की वस्तु नहीं दिखाई देंगी, तो यानी इसको दूर दृष्टि दोष है। इससे इसका क्या मतलब हुआ, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला है जरा दृष्टि में द्विफोकस में, यानी ना तो यहाँ पता चलेगा उत्तल अवतल, यहाँ पे जो भी होगा द्विफोकस। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तुएं क्या होगी, दूर की वस्तु और न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती। तो यहाँ केवल क्यू केवल दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है पर निकट यानी दूर की वस्तु देखने का मतलब यहाँ पे दूर दृष्टि होगा। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं उसको दूर करने के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। जल तथा कांच में प्रकाश की चाल दिया है। जल और कांच में जल की जो है दिया 2.25 है और कांच के लिए 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो हम लोग को जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, WNG बराबर ANG/ANW। यहाँ पे जब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर ANG/ANW। तो हमें यहाँ पे क्या है, ANG का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANG का मतलब होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ANW का मान 2.25 × 10⁸ दिया है और वायु के सापेक्ष यहाँ पे ANG किसका है, वायु के सापेक्ष। यहाँ पे ANG बराबर 2 × 10⁸ दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, WNG बराबर निकालेंगे ANG/ANW। ANG किसका मान है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और ANW किसका है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ 2.25 × 10⁸ से भाग दे देंगे, 2 × 10⁸ से भाग दिए तो ये 10⁸ कट गया ऊपर नीचे। यहाँ पे इसका भाग दिया तो यहाँ पे 9/8 आ गया। इसका मान आ गया 1.125 आंसर आ गया आपका। आगे देख रहे हैं, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। वायु में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम क्या है, कांच। अपवर्तनांक निकालना है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। 3 × 10⁸ ऊपर है, 2 × 10⁸ नीचे था। इसको ये ऊपर 10⁸ कट गया, 3/2 आ गया। 3/2 का दशमलव बदलेंगे 3.5 आ गया। आंसर आपका आएगा 5 आ गया। ये कौन सा आ गया, कांच। यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आया है 1.5 आया है। और अगला वाला आंसर कितना आया था, 9/8 यानी 1.25 जो आया था किसका आया था, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आया था। आपका आंसर आ गया दोनों।
वैसे ही एक क्वेश्चन और था, वायु में प्रकाश चाल c का मान दिया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अपर्तनांक दिया था 1.5 दिया था। वायु के सापेक्ष माध्यम यानी कांच का अपर्तनांक निकालने के लिए सूत्र होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम लोग यहाँ पे अगर निकालेंगे तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपर्तनांक 5 दिया था। 3 × 10⁸ किसका है? प्रकाश की चाल है। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है वही निकालना है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो गया इसका, यहाँ पे ये ऊपर त्रिय गुणा था तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 3 × 10⁸ और 1.5 ये 30 हो गया। 15 × 30 2 × 10⁸ हो गया मीटर प्रति सेकेंड। यानी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो गई? माध्यम प्रकाश चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे ही एक सवाल था, जल तथा कांच में अपर्तनांक दिया था 4/3 और 2/3 3/2। जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक निकालना था। क्या क्वेश्चन था? जल तथा कांच का अपर्तनांक 4/3 एवं 2/3 है, 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक AnW बराबर 4/3, Ang बराबर 3/2। तो हम लोग मान रखे हैं GnW बराबर क्या होता है? AnW बटे Ang। तो AnW का मान 4/3, Ang का मान 3/2। तो इसका ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये 4/3 गुणित 2/3। तो ये 2 4 दूनी 8 हो गया, 3 × 9 8/9 आ गया। जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक कितना आ गया? 8/9 आ गया आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दिया है, क्रांतिक कोण 45 अंश दिया है। उस द्रव का अपर्तनांक ज्ञात करना है। द्रव का क्या निकालना है? अपर्तनांक ज्ञात करना है। c का मान दिया है 45 अंश। वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक होता है 1/sin c। 1/sin c होता है किसका? वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक। तो अब यहाँ पे द्रव का अपर्तनांक n बराबर 1/sin c। c का मान कितना है? 45 अंश है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/sin 45 मान होता है 1/√2 होता है। तो इसका हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, √2 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा? √2 आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग और सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा और। इस तरह हम लोग एक सवाल देखते हैं, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव्य का अपर्तनांक दिया है। पारदर्शी द्रव्य का अपर्तनांक कितना है? 1.25 दिया गया है। कांच का अपर्तनांक 1.5 दिया गया है। और द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक निकालना है। द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक क्या होता है? Lng बराबर ज्ञात करना है। और वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक क्या होता है? Ang का मान कितना दिया है? 1.5। और दिया गया है पारदर्शी द्रव का अपर्तनांक AnL। पारदर्शी द्रव का अपर्तनांक यानी AnL। L क्या है? लिक्विड है। और ये क्या है? A क्या है? एयर, वायु के सापेक्ष है ना। तो द्रव यहाँ पे आ गया AnL, वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक, पारदर्शी द्रव का अपर्तनांक 1.25 दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? Lng बराबर सूत्र होता है Lng बराबर Ang बटे Anl। तो Ang का मान कितना है? 1.5 है और Anl का मान 1.25 है। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे तो जीरो बराबर हो गया 150/125 हो गया। इसको काटेंगे, इसको 25 × 5 = 125, 25 दहम और 25 छक्के 150। तो यहाँ 6/5 आएगा, 6/5 में दशमलव 1.2 आ जाएगा आंसर इसका आंसर आ गया 1.2 आंसर आ गया। स्नेल का नियम हम लोग पढ़े थे, साइन I/sin r बराबर क्या होता है? नियतांक। स्नेल का नियम जो होता है वो अपवर्तन के नियम का द्वितीय नियम है। साइन I बटे साइन r बराबर क्या होता है? अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण r की ज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है? एक तार का प्रतिरोध R है। प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ का तार की लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए। यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो हम लोग सूत्र जानते हैं क्या रो बराबर RA/L, यानी कि रो बराबर क्या होता है? RA/L। यहाँ प्रतिरोध की बात कर रहा है, प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? ρL/A। तो ρL/A जो सूत्र है आपका ρL/A, ये है आपका R बराबर ρL/A। तो यहाँ पे यह लंबाई पर निर्भर करेगा, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, यानी कि जो तार की लंबाई है या क्षेत्रफल है। तो हम लोग रो बराबर RA/L सूत्र मान रखेंगे। तो यहाँ RA/L, यहाँ पे रो बराबर RA/L। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, A क्या है? A क्षेत्रफल है, A क्षेत्रफल, L लंबाई हो गया
और ये प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध हमको पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या करें, कितना हो जाएगा कब। अब वही वही ध्यान देना है, जब उसी पदार्थ की लंबाई दोगुनी हो जाए और त्रिज्या आधी। लंबाई ये है आर बराबर रो एल अपाने, लंबाई इसको दुगुना करने की बात कर रहे हैं, त्रिज्या इसको आधा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें त्रिज्या आएगा, क्षेत्रफल है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग पहले क्या लिख लें, मान लेंगे क्या, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी L1 और त्रिज्या क्या थी R1। बाद में क्या हो गया, उसके बाद जब तार को खींचा गया, लंबा किया गया, तो इसकी लंबाई R2 हो गई और L2 हो गई और त्रिज्या R2 हो गई। पहले लंबाई L1 थी और त्रिज्या R1, जब खींच कर लंबा किया गया उसको तो L2 और R2 हो गया त्रिज्या। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र पढ़े थे क्या, रो एल अपाने एल, तो ए एल बराबर ए एल वन ए एल डैश। ए एल क्या है, ए एल एक, ये लंबाई, ये क्षेत्रफल है, ये लंबाई है, तो इसका मतलब आयतन दोनों का बराबर होगा। जो कोई भी वायर है उसको खींच के लंबा करेंगे तो लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे ए एल क्या है, आयतन है, यानी कि क्षेत्रफल गुणते लंबाई, एल बी एच होता है आयतन का। तो यहाँ ए एल डैश कैसे हो गया, ए डैश ए एल डैश, ये क्षेत्रफल जो बढ़ा हुआ वाला है और ये लंबाई जो बढ़ी वाली है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बटे ए डैश कर देंगे, एल बटे एल डैश कर देंगे और ये एल नीचे आ जाएगा, एल डैश बटे एल। तो ये उसका आपका ये हो गया सूत्र। ए यहाँ पे L2 जो है, L2 किसके बराबर है, L2 L1, क्योंकि L2 का मान लंबा किए हैं तो गुना हो गया है तो 2 L1 हो गया। R2 का मान क्या है, आधा हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा, R1 के अपान बटे 2 कर देंगे। क्यों, L2 बराबर 2L1 कैसे हो गया, L2 दूसरी लंबाई है, पहले लंबाई इतनी थी, खींच कर जब इतना लंबा करती है तो 2L के बराबर हो गया, 2L1 के बराबर हो गया, लंबाई दुगनी हो गई कह रहा है उसमें क्वेश्चन में। फिर त्रिज्या जो है R2 क्या है, R2 दूसरी त्रिज्या है, R1 पहली त्रिज्या थी तो उसका आधा हो गया ये, तो R2 का मान R1/2 हो जाएगा। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे R1 बराबर ये R1 क्या है, प्रतिरोध, R1 बराबर रो एल अपान A1, L1 अपान A1 समीकरण 1 हो गया। R2 बराबर रो L2 अपान A2 समीकरण 2 हो जाएगा। तो R2 बराबर निकालेंगे रो 2L, यहाँ पर रो 2L कैसे आ गया, लंबाई दुगनी हो गई R2 का, तो यहाँ 2L L1 के दूसरा दो गुना, तो यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 2L रखे थे, ठीक है। R2 का मान क्या है, R2 का मान R1 का आधा है, तो R1/2 और यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर का मतलब R1 की स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो जब 4 ऊपर चला जाएगा तो ये R1 नीचे है, तो ये आपका, अब यहाँ पे ये किसका मान है, ये आपका जो है R2 का मान इतना आ गया। R1/R2 हम लोग करेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे, तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपान R1 पाई R1 का स्क्वायर और इंटू पाई R2, ये भी R1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये R1 हम लोग कहाँ से आया, R2 का मान है R1/4, R1 स्क्वायर अपान 4, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे 4 नीचे था, ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये पाई R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर कट गया, रो से रो कट गया, यल से यल कट गया, 1/8 बचा। तो R1/R2 बराबर निकालेंगे तो 1/8 आ जाएगा। R2 का मान निकालेंगे तो 8R1 हो जाएगा, यानी कि जो पुराना हम लोग R2 निकाल रहे हैं, R2 क्यों निकाल रहे हैं, R1 हमको तो दिया था लेकिन R2 नहीं पता था, तो हम लोग R1 क्या है, R2 का 8, ये R2 जो है R1 का 8 गुना है। पहले R1 था, R1 के बाद जब दोगुना क्या किए, लंबाई किए, तो और क्षेत्रफल आधा किए, त्रिज्या आधा किए और लंबाई दोगुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा आपका R2, यानी कि प्रतिरोध, नया प्रतिरोध 8R1 हो जाएगा, 8R1। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए, निम्नलिखित की सहायता से किसी भौतिक राशि की दिशा ज्ञात कीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दूसरा दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। तो हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, ये है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का चित्र है। ये है आपका, ये जो आपका अंगूठा है वो क्या, चालक का पर बल बता रहा है, चुंबकीय बल की दिशा किधर बता रही है, बी, ये पहली वाली तर्जनी अंगुली बता रही है, और उसके बाद ये आई धारा की दिशा बता रही है, नीचे बीच वाली अंगुली, और ये आपका हाथ बना हुआ है, यानी कि ये जो है आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, बाएं हाथ का है। तो यहाँ पे अंगुली क्या बता रही है, धारा आई,
दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अंगूठा चालक की दिशा को, और जो बल है वो एफ कौन बता रहा है, एफ आपका अंगूठा बता रहा है, अंगूठा अंगूठा आपका बल बता रहा है। मतलब हुआ। अतः हम लोग देख सकते हैं कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार ये बाएं हाथ का अंगूठा है आपका और ये वाली दोनों अंगुलियां हैं आपकी पास वाली, तो अगर इसको इस तरह फैलाएं इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंबवत रहें, एक दूसरे को लंबवत रहें। तो इस प्रकार स्थित यदि पहली वाली प्रथम अंगुली ये है आपकी, क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र, और ये बीच वाली अंगुली क्या बताएगी, आपकी विद्युत धारा बताएगी, और ये अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा तो बताएगा इतना। अगला क्वेश्चन है दक्षिण हस्त अंगूठ का नियम, अंगुष्ठ का नियम यानी दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए आपका दाहिने हाथ के नियम का अंगूठे का नियम क्या है, चित्र इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे ये जो चित्र बना है ये धारा ऊपर की दिशा में है, और ये जो घूम रहा है ये क्या है, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और दो बने हैं। एक जो है आपका जो इसमें देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि दाएं हाथ में सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि धारावाही चालक है उसको इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां जो है ये अंगुलियां आपकी तार पर लिपटी रहें तथा अंगूठा आपकी धारा की दिशा बताएगी, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं तो दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जो लिपटी हुई अंगुलियां हैं ये क्या बता रही हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं दिशा इस टाइप घूम रही है, इसमें इस टाइप घूम रहा है, तो अंगूठा नीचे साइड में है, तो इसको देख लीजिए आपका। अगला क्वेश्चन आपका है खंड ब, यहाँ पे भाग बी है, पांचवा क्वेश्चन है, एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पे जो है एथेनॉल को या एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एथिल एल्कोहल। यहाँ पे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल सूत्र क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH, इसका क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। इसका जो है संरचना सूत्र किस टाइप का होता है, संरचना CH3CH2OH, इसका ये संरचना है। अब यहाँ पे अणुभार इसका हम लोग निकाल लें, अणुभार कितना होता है इसका, अणुभार यहाँ कार्बन 2 है, 6 दूनी 12 हो गया, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 और यहाँ पे कितना है, ये ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हो जाएगा पूरा, कार्बन कितने, कार्बन का होता है 12, एक कार्बन 2 कार्बन 24, और 24 6 30 और 16 कितना हो गया 46 हो गया, और भार 46 हो गया ऑक्सीजन पूरा C2H5 का। इसका क्या नाम है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ही इसका नाम है। इसका क्या नाम है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। अणुभार भी आ गया, हम लोग को पता हो गया। और ये जो है क्या होता है, संतृप्त कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे एथिल एल्कोहल को जो है एथिल एस्टर के रूप में फलों वनस्पति सुगंधित तेल में पाया जाता है ये, और इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन किसको कहा जाता है, एथिल एल्कोहल को। अब यहाँ पे एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का हम लोग क्वेश्चन क्या था हमारा, एथेनॉल के दो रासायनिक गुण लिखना है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण लिखना है दो। पहला हम लोग लिख लें, सोडियम से क्रिया कर लें, सोडियम यानी Na, सोडियम से एथेनॉल, सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन की जैसे लिख ले। तो यहाँ पे C2H5OH है, किससे क्रिया कर रहा है, सोडियम से, क्या बनेगा C2H5, यहाँ पे ONA बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 एक मोल के साथ नहीं रहता, 2 रहता है साथ में, तो इसका क्या हो गया आपका
अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। अभी एक संतुलित नहीं है पूरा। इस साइड में देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 2, इस साइड में 5 और 2 7 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, यहाँ पे 6 ही हाइड्रोजन है, तो 2 से गुणा कर लें तब हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 5 दूनी 10 11 हो गया। यहाँ पे कितना है, 5 और 2 7, इसमें भी 2 को गुणा कर लेते हैं तो ये भी 5 दूनी 10 1 2 12 हो गया। इधर कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 11 कितना हो गया, 5 दूनी 10, ओ एच भी है ना साथ में, तो 5 दूनी 10 और ये 2 हाइड्रोजन है तो 10 हो गया, 10 2 12। अब यहाँ पे जब ये 2 हो गया, इधर सोडियम भी 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 को गुणा कर ले तो ये आपका हो गया एथेनॉल प्लस सोडियम, क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। आपका एक रासायनिक सूत्र हो गया। दूसरा वाला लिख लेते हैं हम लोग। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अपक्रिया, तो यहाँ पे सांद्र सांद्र इसको लिख लें सांद्र। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, डाई एथिल ईथर बनता है। अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर, एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो हम लोग यहाँ क्रिया कर लें, HC2H5OH प्लस H2SO4 के साथ क्रिया करा दें, क्या बन जाएगा, C2H5HSO4 प्लस H2O जल भी बनेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है एथिल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये जल है। यहाँ पे क्या है, एथिल अल्कोहल है और ये सांद्र H2SO4 है। तो इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यह C2H5HSO4, यहाँ पे यह 6 भी कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे C2H5HSO4, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपका आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा और रह गया है आपका, C2H5OH प्लस C2H5HSO4 से क्रिया करेगा और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ये क्या है, एथिल डाई हाइड्रो, यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन है ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो अब किया करके ये क्या बनाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, C2H5 प्लस H2SO4, ये आपका आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं डाई, डाई मतलब 2, एथिल, डाई एथिल ईथर, यहाँ पे इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। आपका आंसर अब आया, आपका आंसर आ गया क्या, C2H5OH C2H5O C2H5H2SO4 डाई एथिल ईथर आ गया। इसी तरह जो है ये जो है आपका एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का जो है बहुत से अभिक्रिया हैं। एक और है, हम लोग थोड़ा सा देख लें। अगर हैलोजन अम्लों से क्रिया कराएंगे, किसका, एथिल अल्कोहल का हैलोजन अम्ल यानी C2H5OH में प्लस HCl से गुणा करेंगे, मतलब अब क्रिया कराएंगे HCl से, तो C2H5Cl प्लस H2O बन जाता है। तो C2H5OH प्लस HCl से अब क्रिया कराएंगे ZnHO4 ZnCl2 के साथ, ZnCl2 निर्जल ZnCl2, C2H5Cl प्लस H2O बनेगा। यहाँ पे क्या किया, C2H5Cl को कहेंगे एथिल ब्रोमाइड, इसका क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अगर एथिल अल्कोहल का परीक्षण देखा जाए तो एथिल अल्कोहल को I2 और या फिर Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म करेंगे तो आइडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त बनता है, आइडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। या फिर इसको हम अगर एथिल अल्कोहल को ग्लेशियल एसीटेट से के साथ अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है, जिसमें फल जैसी मीठी गंध आती है, फल जैसे फल मीठी गंध आती है वैसे ही आएगा। यानी इसका अगर हम लोग देखे जाए तो एथिल अल्कोहल का जो है उपयोग क्या होता है, मेथिलीकृत स्प्रीट बनाने में, स्प्रीट जो बनता है, पेंट सल्फर आयोडाइड गोंद आदि के विलायक के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है। इसका एल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा शराब के निर्माण में भी किया जाता है। मोटर व हवाई जहाज की ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं एथिल अल्कोहल का। पारदर्शक साबुन, इत्र स्प्रे जो सेंट का नाम है, सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसका।
एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के परीक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के परीक्षण में भी प्रयोग किया जाता है, बहुत सा उपयोग है इसका। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के समीकरण लिख ले। एसिटिक अम्ल, यहाँ पे क्या आ गया अब अगला, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को क्या कहेंगे, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल कहेंगे इसको। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, इसका नाम है एथिल ये नहीं, ये है आपका एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या CH3COOH, CH3COOH है। इसका हम लोग भी अणुभार निकालें। अणुभार क्या आ जाएगा, कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन है, कार्बन कितना हो जाए 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। पूरा जोड़ लें इसको, 4 4 8 2 10 हो गया, 3 और 2 5 1 6 60 हो गया। आंसर कितना आ गया इसका 60। संरचना इसका कितना अणुभार आया 60 आ गया था। संरचना में देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन CH3 इधर हो गया सिंगल बाड से, उसके बाद डबल बाड O जोड़ दिए, इसके बाद OH, तो आप क्या किया CH3C+O CH3, यानी कि COOH, CH3COOH आपका संरचना आ गया। CH3COOH, इसका क्या नाम, प्राचीन में इसको क्या कहा जाता था, पहले भी अब भी कहते हैं, सिरका कहा जाता है। इसका नाम क्या है, सिरका। एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है, सिरका भी कहा जाता है। और यह जो कि गन्ने के रस से सड़ा कर प्राप्त किया जाता है, गन्ने के रस को सड़ा कर काफ़ी समय तक रख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एथेनोइक अम्ल का क्या है, रासायनिक गुण कितने, 2। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुण, यानी एथेनोइक, उसी का नाम है एथेनोइक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रासायनिक गुण में पहला है हम एस्टीकरण द्वारा, पहले एसिटिकरण द्वारा, एस्टीकरण द्वारा जब एथेनोइक अम्ल को H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ क्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। क्या बनेगा, एस्टर। तो यहाँ हम लोग बना लें इसको, CH3COOH, ये क्या है, एस्टिक अम्ल है। एथेनॉल क्या है, CH3CH2OH, ये क्या है, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाएगा, एथेनोएट या एस्टर इसको कहा जाता है। CH3C+O CO CH2 CH3, CH3C+O CO CH2 CH3, इसका नाम है एथेनोएट, एथिलोएट। इसकी नाम इस और क्या कहते हैं, एस्टर भी कहते हैं इसको, एस्टर। आपका यहाँ पे क्षार के साथ दूसरा है, पहला तो हो गया आपका एस्टीकरण में क्या है, एथेनोइक अम्ल को अगर एथेनॉल के साथ जो गर्म H2SO4 मिला, H2O4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे या फिर अब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, आपका आया था एथेनोएट एस्टर। तो CH3COO CO CH2 CH3, यानी कि CH3C+O CO CH2 CH3। अब आगे आ गया एस क्षार के साथ अब क्रिया, CH3COOH प्लस NOH। यहाँ पे CH3COOH क्या है, एथेनोइक अम्ल, जिसका नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल को और क्या कहते हैं, एस्टिक अम्ल, प्लस NOH के साथ अब क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा आपका, NOH के साथ CH3COO सोडियम एसीटेट बनेगा और जल का निर्माण होगा, H2O आपका हो गया ये। इसी तरह हम लोग एक अप की और देख लेते हैं, यानी एस्टिक अम्ल CH3COOH प्लस 6HI। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, CH3 ये एल्केन है, इसका नाम है एथेन। यहाँ पे 2H2O प्लस 3I2, यहाँ पे क्या है, CH3COOH प्लस 6HI, लाल फास्फोरस के साथ जो है क्या हो रहा है, उपस्थिति में 423 डिग्री टेम्परेचर केल्विन पे क्या है, CH3 एथेन प्लस 2H2O प्लस 3I2 बन रहा है। अब एथेनोइक अम्ल का उपयोग भी देख लें थोड़ा सा। एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% जो है जली विलयन सिरके के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिरका, अचार, सलाद, परिचय के रूप में। एस्टिल क्लोराइड,
एनहाइड्राइड का एस्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। सेलुलोज एसीटेट का निर्माण प्रयोग किया जाता है। जल रोधी कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। जल रोधी कपड़े बनाने में जो जल को रोकता है। यह सफ़ेद लेड बनाने में प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद लेड 2PbCl3 PbOH का होल ट्वाइस। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसको अभिकर्मक के रूप में। एस्टिक जो है, एस्टिक अम्ल का हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे। यह नीले लिटरस पेपर को लाल कर देता है तथा सिरके जैसी विशिष्ट गंध आती है, सिरके जैसे गंध आती है तथा यह उदासीन FeCl3 के साथ लाल रंग उत्पन्न करता है। एथिल एल्कोहल के साथ H2SO4 उपस्थिति में गर्म करेंगे तो फलों जैसी गंध आती है। यह गंध एथिल एसीटेट के कारण आती है। इसका उपयोग भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। उपयोग में क्या है, प्रयोगशाला में विभिन्न गैसों के रूप में जैसे सफ़ेदा, एसीटोन, एसीटेट लवण, सिरके के रूप में, अचार बनाने में, रंग, कागज, रेशम के उद्योग में, विभिन्न अकार्बनिक में, विलायकों में प्रयोग किया जाता है इसका, और रबड़ के स्कंदन में। फिर उसके बाद EDTA के निर्माण में सेलुलोज एसीटेट पाली। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए। द्वि अपघटन अपक्रिया। द्वि अपघटन अपक्रिया, दूसरा उदासीनीकरण अपक्रिया। द्वि अपघटन अपक्रिया क्या है, जिस रासायनिक अपक्रिया में दो अभिकारक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं। दो अभिकारक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्वि अपघटन अपक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। इस अपक्रिया में दोहरा विस्थापन और मेटाथेसिस भी कहा जाता है। इसे मेटाथेसिस भी कहा जाता है, दोहरा विस्थापन या मेटाथेसिस। तथा यह अपघटन अपक्रिया का एक प्रकार है। अपघटन अपक्रिया का क्या है, ये एक प्रकार, द्वि अपघटन अपक्रिया जो है अपघटन अपक्रिया का एक प्रकार है। उसके बाद इसमें एक यौगिक के आयन को दूसरे यौगिक के आदान यानी अपना जो है आदान प्रदान करके प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे प्लस प्लस माइनस माइनस का आदान प्रदान होता है। तो HCl जैसे है, HCl प्लस NaOH, यहाँ पे एक अपक्रिया है इसका HCl प्लस NaOH। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन, इसका सोडियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl। इसका क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस, तो एक प्लस और एक माइनस क्या बना, NaCl बन गया और जल का निर्माण हो गया H2O। तो ये क्या है, एक्वस था, एक्वस यानी AQ, ये भी एक्वस था। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी एक्वस ही है, NaCl लवण है, यहाँ H2O क्या है, लिक्विड हो गया। ऐसे ही AB प्लस CD क्या होता है, AD प्लस CB बनता है। अगला है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदासीनीकरण को हम लोग देखें, न्यूट्रलाइजेशन इसका नाम है। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता, किसी विलयन में मिलाया जाता, तो उसकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो उसकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया में क्या होता है, अम्लों से प्राप्त तथा क्षारों से प्राप्त आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत का इसका नाम है, आर्हेनियस सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। यहाँ अम्लों से प्राप्त और क्षारों से प्राप्त आयन क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। जैसे अभी अपक्रिया हम लोग पढ़े थे, HCl यानी इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl लवण बनेगा और जल का निर्माण होता है। तो ये अपक्रिया भी हम लोग यहाँ बनाए थे, इसको वही अपक्रिया रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और। H2SO4 है, H2SO4 है, ये क्या है, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH को होल ट्वाइस की अपक्रिया कराएंगे तो CaSO4 प्लस क्या निर्माण होगा, CaSO4 प्लस H2O का निर्माण हो जाता है, प्लस 2H2O हो गया आपका। यह आपका आ गया उदासीनीकरण अपक्रिया। H2SO4 और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाया, CaSO4 प्लस H2O का निर्माण कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका पीएच मान, ऑक्सीकरण अपक्रिया, दहन अपक्रिया, ये तीनों है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पीएच मान के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। पीएच मान, सोरेनसन ने बताया कि विलयन में
उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो पीएच बराबर हम लोग अभी सवाल भी लगाए थे -log10H प्लस आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, सांद्रण, इसके सांद्रण के माइनस मान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग मान हटा दें तो log10 1/H प्लस आयन नीचे आ जाएगा। आपका ये जो पीएच का सूत्र है ये है। अतः हम लोग कह सकते हैं पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। व्युत्क्रम का लघुगणक होता है किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है? जब किसी तत्व या यौगिक में से ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या निकलेगा, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया कहा जाता है। जब किसी तत्व या यौगिक में से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तो ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया, या इस प्रक्रिया में परमाणु अणु या आयन क्या कहें, इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, तो इसे रेडॉक्स अपक्रिया भी कहा जाता है। रेडॉक्स अपक्रिया जैसे अब यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ये क्या बना रहा है, CO2। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, SO4। यहाँ पे SO4 SO2 है, SO4 नहीं। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के CO2 बनाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तब भी ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे देखिए 2mgOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2mgOH का होल ट्वाइस नहीं, 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 को देखेंगे, 2mg प्लस O2 को, तो 2mgO हो गया। इसी तरह Cu प्लस O2 को देखेंगे तो 2CuO हो जाएगा, हो गया। अगला है दहन अपक्रिया। दहन अपक्रिया में क्या होता है, जब ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ अपक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो क्या हो जाता है, दहन अपक्रिया होती है। जैसे कोयला, मीथेन, ठोस और अन्य पदार्थ जलना दहन अपक्रिया कहलाते हैं। ये सब दहन अपक्रिया के उदाहरण है। जैसे कोयला हो गया, ठोस कोई पदार्थ हो गया, मीथेन गैस हो गई, ये सब क्या है, जलेंगे तो क्या होगा, इसमें ऊष्मा निकलेगी, तो ये आपकी दहन अपक्रिया होगी। अगला प्रश्न है आपका दहन अपक्रिया। दहन अपक्रिया क्या है, हो गया। अब आ गया ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग। लिखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो है जल शोधन में उपयोग कैसे किया था। ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या है, CaOCl2। इसका और क्या नाम है, सामान्य नाम व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है। CaOCl2 को क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का और क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये आपका रासायनिक नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो अणुभार होता है 127 होता है। और इसमें जो है यहाँ पे हमसे जो पूछा है, केवल पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है इसका। और इसका उपयोग कागज फैक्ट्रियों में या फिर रसायन उद्योग में उपचायक के रूप में किया जाता है। वस्त्र उद्योग, सूती विलेय में व्यंजक के रूप प्रयोग किया जाता है। व्यंजक जो है ब्लीचिंग पाउडर, ये जो है इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 कैसे प्राप्त होता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 में अगर ऐड कर देंगे तो CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है। CaO कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 + का निर्माण होता है। CaOCl2 + का निर्माण होता है। ये CaOCl2 का जो निर्माण है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह हल्का पीले रंग का, इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है, यह जली विलयन को दुधिया कर देता है। दुधिया है, जली विलयन का दुधिया होता ही है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक गुण क्या होता है, उष्मा का प्रवाह अगर करेंगे तो कैल्शियम जो है ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में उष्मा हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2 और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है O2। इसी प्रकार हम लोग और थोड़ा सा देख ले, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा खाने का सोडा क्या नाम है, NaHCO3, NaHCO3 इसका क्या नाम है, खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने सोडा को और क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या नाम है, बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 84, अणुभार निकालेंगे 84 आ जाता है। इसी प्रकार एक और है वाशिंग धावन सोडा, वाशिंग ये तो खाने वाला सोडा हो गया, यानी धावन सोडा यानी वाशिंग, वाशिंग सोडा, वाशिंग यानी धावन, धावन यानी कपड़ा धुलने वाला। यहाँ पे होता है इसका Na2CO3 10H2O, 10H2O, Na2CO3 10H2O, इसका नाम है धावन सोडा या सोडा एस, सोडा एस भी नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कहाँ है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O है ना। इसका जो परमाणु क्रमांक अणुभार होता है 286 होता है इसका। धावन सोडा क्या होता है, क्रिस्टली कार्बोनेट तथा सोडियम एस के 3 रूपों में पाया जाता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट को पूरा क्रिस्टल के दो धोना धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या था, CaSO4 हाफ H2O, अभी हम लोग पढ़े थे उसमें, CaSO4 हाफ H2O कैसे प्राप्त करेंगे, हीट करेंगे इसको 373 केल्विन टेम्परेचर पर, क्या बनेगा, CaSO4 हाफ H2O + 3/2 H2O का निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से, पहले ये क्या है, जिप्सम है, क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग कहा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, तो जस्ट इसका उल्टा, ये वाला क्रिया इधर आ जाएगी, CaSO4 हाफ H2O + 3/2 H2O इक्वल टू CaSO4 हाफ H2O आपको प्राप्त हो जाएगा। ये CaSO4 यहाँ पे चल, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर उष्मा उत्पन्न होती है और ये जिप्सम में बदलकर जम जाता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का है जमना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना यही है। CaSO4 3H2O क्या है, इसको अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4 हाफ H2O का निर्माण होगा, और हाफ H2O 2H2O का निर्माण हो जाएगा। ये आपका CaSO4 2H2O क्या है, ये जिप्सम था, जिप्सम को अगर हम लोग क्या किए, हीट किए 373 डिग्री केल्विन पे, तो ये आप CaSO4 हाफ H2O 3H2O प्राप्त हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये H2O 3H2O को ये क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, क्या बनेगा, जिप्सम प्राप्त होगा, जिप्सम, जिप्सम, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो है, इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बेटे 2 है इसलिए हेमीहाइड्रेट हो गया। और ये जो है ये कैसे प्राप्त होता है, जिप्सम को अगर हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है कैसे, जिप्सम को अगर हीट करेंगे, ये है जिप्सम, इसको हीट किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करेंगे तो जिप्सम प्राप्त होगा। इसी का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
अगला क्वेश्चन आपका है संक्षारण। संक्षारण का उदाहरण बताइए। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता यानी कि नमी, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता यानी नमी से या अम्ल से प्रभावित होती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, परंतु कुछ दिनों बाद उसमें लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसके क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। या फिर जो है संक्षारण कार के ढांचे जो कार और हैं वो क्या हो जाती हैं, उसमें जंग लग जाता है। पुल में भी जंग लग जाती है। लोहे की रेलिंग में जहाज की आज बहुत सी क्षति पहुंचती है। ये सब ओजोन क्या है हम लोग पढ़े थे। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल भी पढ़े थे। थोड़ा सा एक बार खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। खाद्य श्रृंखला क्या है? यह एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में सीधी रेखा में होता है। यह एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में एक सीधी रेखा में होता है तथा प्रत्येक पोषक स्तर पर एक ही जीव जाति होते हैं। खाद्य जाल क्या है? यह अनेक छोटी बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। अतः इसकी संरचना जटिल होती है, कठिन। फिर उसके बाद खाद्य श्रृंखला में देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशित था एक ही मार्ग में होता है। ऊर्जा का प्रवाह किधर होता है? एक ही दिशा में और एक ही मार्ग में होता है। फिर इसी में खाद्य श्रृंखला में देख लेते हैं जीव की संख्या यहाँ कम होती है, इसमें सामान्यतः कोई विकल्प नहीं होता। खाद्य जाल में देख लें एक प्रवाह एक जाल से दूसरे में होता है। जीवों की संख्या यहाँ अधिक होती है। यहाँ प्रत्येक पोषक स्तर के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। क्वेश्चन था ओजोन परत। ओजोन क्या है? ओजोन परत या ओजोन O3 के एक अणु का ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है, जबकि यह सामान्य ऑक्सीजन के विषय में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे O2 को परावैंगनिक किरण O+2 यानी O+O2 बराबर O3 ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन की जो है 1980 में वायुमंडल से ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट आने के लगी है। यहाँ पे 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है सबसे ज़्यादा जो ओजोन की परत होती है, ओजोन की परत मोटाई जो है वायुमंडल के 15 से 30 किलोमीटर तक होती है। और जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय क्लोरीन परमाणुओं के कारण हो रहा है, जिससे जो है क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर रहा है। ओजोन परत द्वारा पूर्ण अवशोषण क्या होता है? परावैंगनिक किरणें जो होती हैं अत्यधिक घातक होती हैं, जो ये क्या करती हैं, इनका ओजोन परत द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ओजोन की मात्रा को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक पतली ओजोन परत अंटार्कटिक पर पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापा जाता है। लगभग 0.3 pm या 330 DU होती है ओजोन परत की मोटाई। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कायिक प्रवर्धन क्या है? गन्ने में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन गन्ने और अंगूर में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में थोड़ा देख लें। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? अधिकांश पौधे जड़, तना तथा पत्तियां जो है नए पौधों को जन्म देती हैं। इस प्रकार में किसी भी कायिक में नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। नए पौधे का कलम लगाना अथवा रोपण करना, पर्तन आदि जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उदाहरण है। अंगूर हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, गुलाब हो गया, चमेली हो गया, ये सब क्या है? कायिक प्रवर्धन की विधि द्वारा ही उगाए जाते हैं। अगला है मुकुलन। मुकुलन क्या है? जो निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन हाइड्रा के शरीर पर एक स्थान कोशिका का नियमित विभाजन। यहाँ की हाइड्रा को कई जगह से काट दिया जाए तो नए जो है हाइड्रा का उभार हो जाता है। मुकुलन हाइड्रा के शरीर का अलग होकर स्वतंत्र रूप से जीव बनता है। मुकुलन द्वारा हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से नया जीव बनेगा।
अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या फिर पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पारितंत्र, अब देखिए पारितंत्र यहाँ है आपका, ये है आपका। सबसे पहले सूर्य 1% ऊर्जा उत्पादक हरे पौधे 10% प्रथम उपभोक्ता को शाकाहारी जंतु को दिए 10%, द्वितीय उपभोक्ता प्रथम मांसाहारी के पास गया 90% जो है वहाँ से 10%, फिर तृतीय शीर्ष उपभोक्ता के पास गया, द्वितीय मांसाहारी 10%, फिर ये अपघटित होकर क्या हो गया, फिर अपघटन तथा क्या हो गया रूपांतरण द्वारा कोयला पेट्रोलीकरण में ये आपका जो है कहाँ पहुँच गया, फिर सूर्य, यानी कि जितने भी अपघटित होके क्या हो जाते हैं यहाँ पे श्वसन विकिरण आदि के द्वारा पर्यावरण में हानि, यहाँ पे 90% आपकी ऊर्जा हानि हो जाती है, 10% ऊर्जा मिलती है अगले वाले को। ये आपका जो है चित्र है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख, जो है यही है आपका। उत्पादक हरे पौधे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता या फिर द्वितीय मांसाहारी होंगे। सबको 10-10%, यानी 100% में से 90% आपका लॉस हो जाता है, 10% एक दूसरे को मिल रहा है। यानी सूर्य से हमको 100% ऊर्जा मिली, लेकिन हम उसका 10% उपयोग किए, 90% ऊर्जा वापस चली गई।